नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने 6 जनवरी 2026 को इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। इस इनिशिएटिव के तहत हमारा प्लान ये था कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, जो आरपीएससी के बदलते हुए पैटर्न और बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके हमारे जो प्राइम पर्पज है वो ये है, सबसे पहला कि हमारी कंटिन्यूटी बने रहे, यानी कि जब आप इस तरह से किसी एक क्लास के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका पूरे दिन का एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। आप स्टडी से आपकी एक शुरुआत हो जाती है। तो जैसे कि अगर आज का वीडियो तो उसको आप कल मॉर्निंग में देखें या फिर आज ही देखें, जिस तरह से भी आपको सूटेबल हो। दूसरा ये है कि हम न्यूज के साथ में कुछ आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं जो आरएस मेंस के साथ में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है। जो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में लोगों के लिए जो एकदम से बाउंसर लगेंगे वो आपके लिए इजी हो सके। तो ये हमारा पूरा पर्पज है इस डिस्कशन के पीछे। तो आइए दोस्तों, आज का हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज डिस्कशन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला तो आपको पता है, पहले जो आईपीएल होता था वो मेल का होता था, बट हाल ही में फीमेल का आईपीएल भी इंडिया में शुरू हो गया और ये इम्पोर्टेंस गेन करता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। इससे महिला खिलाड़ियों को भी अच्छा मौका मिल रहा है। तो अभी वुमेन आईपीएल चल रहा है और उसमें एक नाम आप याद रखेंगे, नेट स्कीवर ब्रंट। ये इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर है और इन्होंने वुमेन आईपीएल का पहला जो शतक है वो लगाने वाली खिलाड़ी ये बन गई है। कौन सी टीम से खेलती है? तो ये मुंबई इंडियंस से खेलती है। तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे। पहली चीज़, इनका नाम याद रखेंगे, नेट स्कीवर ब्रंट। किस में? वुमेन आईपीएल में। इंग्लैंड की ऑलराउंडर है जिसने मुंबई से खेलते हुए पहला शतक लगाया है और किसके खिलाफ लगाया है? बेंगलुरु के खिलाफ। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये कौन सी टीम से खेलती है ये आप याद रखेंगे, मुंबई से, नेट स्कीवर ब्रंट। ठीक है, उसके बाद आपको पता है दोस्तों, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे, एक दो आर्टिकल भी हमने पहले डिस्कस किए थे, उनमें यह कि काफ़ी देशों के साथ इंडिया का ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। और आपको पता है 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें ईयू के प्रेसिडेंट और वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष को भी इनवाइट किया था इंडिया ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं थोड़ी सी हम अलग से बात कर लेते हैं। देखो, टोटल जो वर्ल्ड की जीडीपी है, टोटल वर्ल्ड जीडीपी, ठीक है, इसका 25% इंडिया प्लस यूरोपियन यूनियन मिलके प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा फिगर है, यानी 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, पहली चीज। दूसरी, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ईयू जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है दोनों कंट्री। जीडीपी के मामले में भी 25% पूरी वर्ल्ड जीडीपी की बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है। होता क्या है फ्री ट्रेड में? देखो दोस्तों, होता क्या है, अभी मान लो यहाँ आप यूरोपियन यूनियन समझ लो और यह इंडिया। मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में समझा दूँ। यूरोपियन यूनियन क्या है? देखो, पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप मिला के यूरोपियन महाद्वीप के 28, अभी -1 यूके अलग हो गया, तो 27 ऐसे देश है जिन्होंने मिलके ये संघ बनाया है। और ये सभी देशों में आपस में व्यापार, आपस में आवाजाही, इन सब के लिए ना कोई वीज़ा परमिट, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। और इकोनॉमी रूप से ये इंटीग्रेटेड है, यानी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। तो इन सारे देशों का ये संगठन है यूरोपियन यूनियन। यानी इंडिया का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये किसी एक कंट्री के साथ में नहीं हुआ, एक साथ 27 देशों के साथ में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो अब समझिए आप, ये जो 27 देश है, इनमें जैसे मान लो इंडिया का फुटवियर, मान लो इंडिया में चप्पल का निर्माण हुआ और ये चप्पल गई यूरोपियन यूनियन में। तो पहले क्या होता था, जितनी प्राइस है उस पर 50% टैक्स लग जाता था। यानी मान लो 100 रुपये की चप्पल थी, 50% टैक्स लगा, यानी 150 रुपये की होगी यूरोपियन मार्केट में। जब यूरोपियन मार्केट में 150 रुपये की होगी, उसी समय समझो मान लो बांग्लादेश से 120 रुपये की कोई चप्पल आई है, तो कौन सी चप्पल मार्केट में सस्टेन करेगी? सिंपल सी बात है, बांग्लादेश वाली। तो अभी क्या है, ये मान लो ये टैरिफ हो गया 0, तो अब ये 100 रुपये की चप्पल सीधी यूरोपियन यूनियन के मार्केट में कितने रुपए की मिलेगी? 100 रुपये की। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज है
कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, स्पेशली हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है, हमारी जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा इससे होने वाला, क्योंकि इन पे लगने वाला जो टैरिफ है वो या तो बिल्कुल जीरो हो गया या फिर बहुत मिनिमम हो गया। उसी तरह यूरोपियन यूनियन ने क्यों किया, उनको भी कुछ फायदा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, क्या फायदा हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे कोई मर्सिडीज कार है, ठीक है, वो मान लो 1 CR की थी, है ना, 1 करोड़ इसकी प्राइस थी, कहाँ पे? यूरोप में। अब वो इंडिया आती है तो इंडिया ने इस पर लगा रखा था 110% ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट शुल्क जिसको बोलते हैं आयात शुल्क। तो ये कितने की होगी? 2 करोड़ 10 लाख की होगी सीधी, ठीक है। तो ये हमें भी एज ए कस्टमर महंगी मिलती थी, तो अब ये क्या है, इसको 10% कर दिया, यानी 1 करोड़ की कार अब कितने की मिलेगी? 1 करोड़ 10 लाख की। तो दोनों के लिए, इवन हमारे लिए एज ए कंज्यूमर इंडिया के लिए और एज ए प्रोड्यूसर जो हमारे लोग यहाँ के उत्पाद को निर्यात करते हैं, उनके लिए भी ये एग्रीमेंट काफ़ी फायदेमंद है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा अपने दिमाग में एक आउटलाइन रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हम इस पे और 1-2 आर्टिकल आगे जैसे ही कमिंग डेज में आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। भारत और यूरोपियन संघ के बीच ये फ्री ट्रेड समझौता हुआ है और इसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील? आपने समझा ये कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25% है वर्ल्ड GDP का, और वही बात कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट, और जो EU है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए इसको कि 2 इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जो डील हुई है, इस वजह से उसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है, ठीक है। इसके भारत के उत्पाद और सेवाएं यूरोपियन यूनियन के देशों में टैरिफ फ्री या बहुत कम शुल्क पर निर्यात होंगे, हमने बात कर ली। जैसे ये एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया, महंगी कार 110 रुपये टैक्स, तो 110% ये 10% हो गया, और वाइन वगैरह पे 150% जो टैक्स है कम होकर 20% हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और ये एक माइलस्टोन इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कि हमारी जो ग्रोथ है वो निश्चित तौर पे इससे बढ़ेगी, और हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर है यानी कस्टमर है, एज ए कस्टमर, मान लो आपको ऑडी कार खरीदनी थी या मर्सिडीज खरीदनी थी, तो पहले जिस कार के 1 करोड़ की कार जो EU से आ रही है उसके 2 करोड़ 10 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, वो 1 करोड़ 10 लाख में मिल जाएगी, मोटा मोटा आप एग्जाम्पल से इस तरह समझे, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, 21 तोपों की सलामी। देखो 21 गन सैल्यूट क्या होता है? ये सबसे बड़ा सैल्यूट होता है, और ये हमारे सिर्फ राष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है। बाकी जो अगर किसी PM को या फिर किसी मंत्री को अगर प्रोटोकॉल के तहत अगर सैल्यूट दिया भी जाता है तो वो 16, 19 या 18 तोपों की सलामी होती है, लेकिन ये 21 तोपों की सलामी जो है स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज के समय राष्ट्रपति को दी गई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हम एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है, हमारा डेटा हमारा अधिकार, ये इसका टाइटल है। यह हाल ही में किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इसको हिंदी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको पता है डेटा को पिछले 5 से 6 सालों में नई करेंसी बोला जा रहा है, यानी ये नया रुपया है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, बीच में डेटा के लीक की खबरें भी काफ़ी आ रही थी, और हम सबको ये पता है कि डेटा जब लीक होता है, किसी का भी पर्सनल डेटा या किसी का प्रोफेशनल डेटा, तो उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो हर जगह डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, यानी डेटा का संरक्षण किया जाए। और इसी में 2017 में एक जजमेंट आता है पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का, कि जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, यानी आर्टिकल 21A के तहत। एक दिन हमने डिस्कस किया था कोई किसी क्वेश्चन में, तो पर्सनैलिटी राइट वाले में, तो आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 21A ही है। ये जो व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है, इसी के तहत जो गोपनीयता का अधिकार है, ये भी 2017 वाली जजमेंट से ऐड हो गया था। तो इसी जजमेंट के बेस पे नवंबर 2023 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, और नवंबर 2025 में इसको आंशिक रूप से लागू भी कर दिया। इससे क्या होता है, राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारे जो इंडियंस है उनके डेटा का संरक्षण हो रहा है। अब ये लाभ क्या क्या है इससे, डेटा प्रोटेक्शन से? देखो 2023 में आया था, ठीक है, 2025 में नवंबर में लागू हुआ। तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली RAS मेंस में सीधा पूछा जा सकता है इसके प्रावधान और इससे क्या लाभ है। तो आप याद रखेंगे, उपभोक्ता आप सरकारी और निजी निकाय के विरुद्ध अपने डेटा अधिकारों का दावा कर सकते हैं, यानी अब व्यक्ति जो है वो सरकार या कोई कंपनी उसके विरुद्ध दावा कर सकता है। जैसे व्यक्ति अमेजोन के विरुद्ध दावा कर सकता है कि आपने मेरे डेटा का मिसयूज किया है। तो इस तरह के प्रावधान इससे हो गए हैं। दूसरा,
कानूनी तौर पर व्यक्ति कंपनियों से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकता है, यानी कोई डेटा आपका जो पब्लिक डोमेन में चला गया उसको आप डिलीट करवा सकते हो, ये अधिकार भी आपको दे दिया गया है। बच्चों के जो व्यक्तिगत डेटा है उनको कड़ी सुरक्षा का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। दूसरा, इसमें डेटा सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है और ये उस नियामक के रूप में कार्य करेगा इस पूरे में। ठीक है, कुछ स्टार्टअप को कुछ डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए छूट दी गई है ताकि उपयोगकर्ता और व्यापार में भी सुगमता की भी संतुलन रखेगा। यानी कुछ जो स्टार्टअप है उनको इससे हल्की सी छूट दी गई है, लेकिन ये भी मिसयूज तो किसी भी तरह से डेटा का नहीं कर सकते। तो काफी अच्छे प्रावधान इस एक्ट में किए गए। अब हम आगे आते हैं, कुछ चिंताएं भी है। देखो, कोई भी एक्ट बनता है उसकी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने उसकी प्रोज देख लिए, यानी पॉजिटिव साइड, और उसके बाद आप उसकी नोज नेगेटिव साइड भी देख लें, कौन सी भी देख लें। तो यही, और इसको आप सम अप करके कंक्लूड कर देते हैं, तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और अब जैसे 150 वर्ड्स आपकी लिमिट कर दी है 10 मार्कर्स क्वेश्चन की आरएस मेंस में, तो आपके लिए इस तरह की एनालिसिस अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो पहली चिंता राइटर व्यक्त करें वो कह रहे हैं कि सरकार को व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए कई जगह छूट दी गई है और इसको परिभाषित नहीं है, तो सरकार मिसयूज कर सकती है, यह संदेह यहाँ पे राइटर व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, सार्वजनिक किए गए डेटा पर लागू नहीं होता, यानी मान लो कोई डेटा, फॉर एग्जांपल आप रमेश हो, रमेश अपना आधार कार्ड बनवाने गया। ठीक है, जब उसने आधार कार्ड बनवा रहा था, तब उसे पूछा गया कि भाई आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल आईडी है, इसको हम यूज करने की परमिशन दे। तो रमेश ने परमिशन दे दी। यस आता है ना, आप अगर कोई वेबसाइट भी इंस्टॉल करते हो, कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हो, तो उसमें परमिशन मांगी जाती है। उसी तरह ये आधार कार्ड बनवाने गया रमेश ने परमिशन दे दी। अब परमिशन देने के बाद सार्वजनिक किए गए डेटा, यानी ये परमिशन दे दी सरकार को, सार्वजनिक कर दिया उन्होंने, इसके बाद इस डेटा को क्लेम नहीं कर सकता रमेश। तो ये इस एक्ट की लिमिटेशन है, इस तरह की राइटर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक सेक्शन है 44(3), आरटीआई के तहत अब व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती और पहले व्यक्तिगत जानकारी देने को जनहित माना जाता था। एक रिस्ट्रिक्शंस ये लगा दी, इसको भी राइटर ठीक नहीं मान रहे। दूसरी बात, आदेशों के विरुद्ध सिर्फ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक ही जगह सिर्फ अपील की जा सकती है, इसके लिए अलग अलग प्रावधान, राज्य स्तरीय प्रावधान इस तरह से नहीं किया गया। तो ये एक और लिमिटेशन मानते हैं। साथ ही राइटर लास्ट में बोल रहे हैं कि 2017 के पुट्टा स्वामी मामले में निजता को मौलिक अधिकार मानने से लेकर व्यक्तिगत डाटा डिलीट कराने के अधिकार को कानूनी मान्यता मिलना एक उपलब्धि तो है। मान लो कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, यानी हमने डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में एक अच्छी प्रगति करी है और ये वाकई में हमारे डेटा प्रोटेक्शन में कारगर सिद्ध होगी, इस तरह की बात राइटर करें। अब देखो, वही हमने आरएस मेंस की बात करी। अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या, डेटा के प्रावधान बताने हैं। तो वही जो लाभ है वही प्रावधान में आ जाएंगे कि आपने बोला कि नवंबर 2023 में, मतलब 2023 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लेके आई, नवंबर 2025 में इसके कुछ प्रावधान लागू हुए। ये आपकी होगी क्या, आपका परिचय हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद आप मेन बॉडी में आते हो। मेन बॉडी में सीधा आप जो इसमें पीछे है कि क्या क्या लाभ है, कि अब सरकारी और निजी निकाय के विरुद्ध डेटा अधिकारों को दावा कर सकते हैं। दूसरा, डेटा डिलीट करवा सकते हैं कंपनी से। बच्चों का जो डेटा उसको कड़ी सुरक्षा देते हैं और बोर्ड के गठन का भी प्रावधान। ये 4 पॉइंट मान लो आपने इसमें लिख दिए। फिर उसके बाद कि हालांकि ये ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। क्या कमी है? सरकार को डेटा प्रोसेसिंग के लिए कई जगह छूट दी है। दूसरा, सार्वजनिक किए गए डेटा को हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी इसमें नहीं मिलती अब। ठीक है, और सिर्फ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती है। ये 4 पॉइंट आपने उसमें लिखे और नीचे कि हाँ, हालांकि ये सारी चीजें ठीक है, एक्ट अच्छा है। 2017 में जो पुट्टा स्वामी का केस आया है उसके हिसाब से ये एक्ट कहीं ना कहीं हमारे डेटा प्रोटेक्शन में कारगर सिद्ध हो। बस आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। आपको इसमें 10 में से आराम से 5 से 6 नंबर आराम से, अगर आपने इतना पॉइंट अच्छे से लिख दिया तो आ जाएंगे। यही अप्रोच हमारी बड़े क्वेश्चंस को डील करने में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है न्यायाधीशों का आकलन करके टाइटल है। ये हाल ही में रिसेंटली किसी ने लिखा है। देखो क्या हो, एक हमारे न्यायाधीश है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ही, न्यायाधीश उज्ज्वल भूयान। ठीक है, उज्ज्वल भूयान, इन्होंने एक पब्लिक स्पीच में काफी इंपॉर्टेंट बातें बोली है। इन्होंने न्यायपालिका पे भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ सरकार पे भी लगाए, और न्यायपालिका की जो वर्तमान स्थिति है इस पे कुछ बातें बोली है। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे सिलेबस में सीधा मेंशन है न्यायालय, ठीक है, न्यायपालिका, और आपको पता है हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर भी है न्यायपालिका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से सीधे सवाल भी और आपकी कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका के संबंधों को लिंक करके भी सवाल पूछा जाएगा
निश्चित तौर पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारी डेमोक्रेसी में कई बार खिंचाव का काम करता है, कई बार एक दूसरे के सेक्टर में अतिक्रमण का मामला होता है। ये सारी चीज़ें देखो क्या हमारे यहाँ तीन, हमारी ये सरकार है, ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसके तीन पिलर है। क्या क्या है? सबसे पहला है इसका लेजिस्लेचर यानी विधायिका, यानी हमारी संसद, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया संसद। दूसरा है हमारी कार्यपालिका, यानी कौन? पीएम और मंत्रिमंडल, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये कानून बनाती है, ये कानूनों को लागू करती है, और इसका काम ये देखना है कि क्या कानून के जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है तो ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है तो उनको रिजेक्ट करना, ये प्रमुख काम है। लेकिन तीनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण भी है, यानी एक दूसरे के सेक्टर में ये नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो इस तरह के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। लेकिन टाइम एंड अगेन बहुत सारे इस तरह की चीज़ें भी हुई है कि जहां एक दूसरे के सेक्टरों में इन्होंने अतिक्रमण किया है, और इन सारे मुद्दों का रिजोल्यूशन ही हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रांगनेस को दिखाता है। तो इन्होंने क्या, भुयान ने क्या बोला, इस आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। उज्ज्वल भुयान ने ये बोला कि न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा अंदर से ही है, यानी उस लाल झंडे पर बहुत जरूरी ध्यान गया जो काफी समय से लहरा रहा था। यानी एक ऐसा मुद्दा जिसको हम बहुत इजी ले रहे थे, उस पर ध्यान दिलाया है किसने? इन उज्ज्वल भुयान साहब ने, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। यानी न्यायिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा अंदर से ही यानी न्यायपालिका स्वयं से है, ये बात यहाँ पे भुयान बोल रहे हैं। देखो क्या, राजनीतिक कार्यकारी यानी हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसकी हम बात करी, कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका हमारी कार्यपालिका, ठीक है, का प्रभाव जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर पड़ता दिख रहा है, भले ही ये रडार से नीचे क्यों ना हो। देखो इसमें राइटर ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकारी हमारी यानी हमारी पीएम और मंत्रिपरिषद, जो हमारी कार्यकारी परिषद है, हमारी जो राजनीतिक कार्यकारिणी है, उसका प्रभाव न्यायाधीशों की नियुक्ति पे पड़ रहा है। ये भले ही रडार यानी ये अभी थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन ये क्लियर बात है, ऐसा इंडिकेशन जाता है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ, नियुक्ति कौन करता है। देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति 5 सदस्यीय कोलेजियम, ये कोलेजियम क्या है? देखो टॉप हमारा चीफ जस्टिस और उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज, ये 5 लोग मिलकर एक कोलेजियम बनाते हैं, और ये लोग ही लिस्ट विधि मंत्रालय को यानी सरकार को भेजते हैं, और उसी के हिसाब से सरकार राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ये पूरी प्रक्रिया है, इस तरह प्रक्रिया नियुक्ति की होती है। उन्होंने क्या बोला हाल ही में कि एक न्यायाधीश थे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, उनका ट्रांसफर होना था छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्यों होना था? इस कॉलेजियम ने बोल दिया था कि भाई ये फलाना आदमी छत्तीसगढ़ जाएगा। इस नियुक्ति पे सरकार ने सुझाव दिया कि इसको छत्तीसगढ़ मत भेजो, इसको यूपी भेजो, और इसको इलाहाबाद भेज दिया किसने? कॉलेजियम ने। तो यहाँ राइटर ये बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कार्यपालिका का न्यायपालिका के अंदर, ठीक है। इसमें एक राइटर एक और बात बोल रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था 2021 से पहले कि फैसला किस न्यायाधीश पे कैसे लिया गया इसके बारे में कोई बात नहीं होती थी, यानी हमें पब्लिक को पता नहीं होता था। बट 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम जो भी नियुक्ति पे फैसला लेंगे उसको हम सार्वजनिक करेंगे, और राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ये बात हम लोगों को पता चल पाई है कि इस तरह से सरकार ने दोबारा सुझाव दिया, और जिस न्यायाधीश को एमपी से छत्तीसगढ़ जाना था उसको सरकार ने इलाहाबाद यानी यूपी भिजवा दिया, जो सरकार चाहती थी वैसा हो गया। तो यहाँ सरकार की मंशा पे भी और न्यायपालिका भी दबाव में किस तरह काम कर रही है, दोनों चीजें उजागर होती है। ये न्यायालय मतलब ये न्यायाधीश भुयान बोल रहे हैं। तो ये हम एज ए एग्जाम्पल इसको जब भी हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो या सारी चीजें हो इन पे यूज कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपको पता है न्यायपालिका में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, वो सारी चीजें उसके अपने मुद्दे हैं, वो हम अलग किसी वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइटर ने ये बोला है कि पहले भी कार्यकारी के इस तरह के प्रयास हुए थे। देखो 2015 में एक एक्ट आया था NJACC, न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, ठीक है। इस एक्ट में क्या था कि भाई ये 5 लोग नियुक्ति नहीं करेंगे, मतलब एक सरकार का विधि मंत्री, एक बाहर से 2 न्यायाधीश, ऐसे करके एक कॉलेजियम बनेगा 4 से 5 लोगों का, और वो नियुक्ति करेंगे। तो न्यायपालिका ने इसको रद्द कर दिया था 2015 वाले NJACC एक्ट को। इन्होंने कहा न्यायपालिका को ये सीधा सीधा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, ये बात न्यायपालिका ने बोली थी। बट अभी इस तरह से सरकार की बात मानना कहीं ना कहीं वो एक बैक स्टेप होने वाली बात दिखाता है। यहाँ राइटर एक चीज बोल रहे हैं कि भाई कार्यकारी का हस्तक्षेप से न्यायपालिका की रक्षा करना संवैधानिक सिद्धांत है, ठीक है। मतलब कार्यपालिका
मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अगर हस्तक्षेप करते हैं तो न्यायपालिका की रक्षा करना उसका संवैधानिक सिद्धांत है। यानी ये कि एक दूसरे के पैरों पर कदम ना रखे बल्कि एक दूसरे से सतर्क रहे, यानी एक दूसरे के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में घुसने की कोशिश ना करें। ये राइटर मेन बात यहाँ बोल देते हैं। साथ ही एक और बात राइटर लास्ट में बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कार्यकारी की लाइन पर चले। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कार्यकारी की लाइन पर चले तो अपनी जवाबदेही खो देता है। राइटर यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वो अगर कार्यपालिका की बात मानने लगा तो उसकी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, वो अपनी जवाबदेही खो देता है। दूसरी बात, कार्यकारी भी अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करे तो ये भी कहीं ना कहीं जनता में विश्वास कम करता है। ये राइटर यहाँ ये सारी बात बोल रहे हैं। तो इस तरह से कि न्यायपालिका में भी आंतरिक सुधार की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप भी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।